हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी इसका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम बताना है। यदि मास m दे रखा हो और वेलोसिटी v दे रखा हो तो मोमेंटम का फार्मूला बनेगा mv, m मल्टीप्लाई v, जो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, द टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो ब्लैंक दे रखा है इसमें आ जाएगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट है, डिफाइन एवरेज स्पीड, राइट द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है और इसका आपको फार्मूला लिखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द टोटल टाइम। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस तय की जाती है टोटल टाइम के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। और एवरेज जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आगे दे रखा है राइट द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो है फार्मूला लिखना आपको। तो एवरेज स्पीड का जो है फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है वो आपको ऊपर लिखनी है टोटल डिस्टेंस, और नीचे लिखना है टोटल टाइम। ये जो है इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड को आप शॉर्टकट में AVG भी लिख सकते हो, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट है, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। यानी कि जो है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधना चाहिए? आपने देखा होगा जो छत के ऊपर सामान होता है उसको रस्सी से बांधते हैं, तो क्यों होता है? ये गिर जाता है, किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। यानी अगर आपको आंसर लिखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन द बस स्टॉप सडनली। यदि बस अचानक से रुकती है, द लगेज ऑन द रूफ विल फॉल फॉरवर्ड। और जो सामान रखा होता है छत के ऊपर वो गिर जाता है आगे की तरफ। क्यों गिर जाता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। आप कंप्लीट भी लिख सकते हो या फिर इतना भी लिख सकते हो, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन द लगेज विल फॉल फॉरवर्ड। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है लाउडनेस में और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाउडनेस के बारे में कि लाउडनेस क्या होती है। देखिए, लाउडनेस इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ ईयर टू द साउंड। Loudness is measured in decibels. Loudness is dependent on the sensitivity of human ears. तो ठीक है, ये जो है इसकी खासियत आप लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन में जो पॉइंट आप लिख सकते हैं लाउडनेस में। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या क्या लिखना आपको। तो इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे वेट दे रखा है 10 न्यूटन। वेयर मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको जो है अर्थ के ऊपर मेजर किया गया है। व्हाट वुड बी द वेट वेहन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। यदि कोई ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन है पृथ्वी के ऊपर, तो आपको बताना है मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा। तो आपको याद रखना है, तो वेट होता है वेट को WT शॉर्टकट में लिख लेते हैं, वेट ऑन मून। मून के ऊपर जो वेट होता है वो होता है 1/6। किसका? जो अर्थ के ऊपर वेट होता है उसका। तो अर्थ के ऊपर वेट दे रखा अपने पास 10 न्यूटन, तो जो मून के ऊपर वेट हो जाएगा वो होगा अर्थ के ऊपर जो वेट है उसका 1/6। तो 1/6 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 से, तो यह आ जाएगा 1.67 न्यूटन। यानी कि मून के ऊपर जो वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 1.67 न्यूटन। इसको ओनली 1 डेसिमल तक लिखना हो तो आप 1.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर जो है यूनिवर्सल लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है आपको बतानी है। तो सबसे पहला है, इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। ये जो है जो भी अपने ग्रह हैं उनका जो मोशन है सन के चारों तरफ उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है,
इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज एंड टू प्रिडिक्ट देयर मोशन। ये जो है डिटरमाइन करता है ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ। एस्ट्रोनॉमिकल जो भी बॉडीज हैं, चाहे वो स्टार है, मून है, या फिर अपना सन है, जितने भी हैं सभी की जो है ट्रेजेक्ट्री, जो मोशन, जो ट्रेजेक्ट्री है उनको प्रिडिक्ट करता है, साथ ही उनके मोशन को। नेक्स्ट है इट आल्सो एक्सप्लेन्स रेनफॉल एंड मोशन ऑफ वाटर इन द ओशियन रिवर्स। और इसी के हेल्प से जो है ये किसका जो रेनफॉल है और जो वाटर जो है ओशियन और रिवर के अंदर, उसको भी जो है ये एक्सप्लेन करता है, उसके मोशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या, राइट इट्स फार्मूला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कंप्रेस्ड स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, कब, जब वो पोजीशन में होती है, ठीक है, या फिर कंप्रेस्ड स्टेट में होती है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की जो ऐसा यूनिट है ये होती है जूल, ठीक है, जूल। नेक्स्ट बात करते हैं राइट द फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखना है तो शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं पीई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ये होता है mgh, m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई में h। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। आपको एनर्जी बतानी किलोवाट के अंदर, ठीक है, किलोवाट आवर के अंदर। इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वोट ईच। तो एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए टाइम मल्टीप्लाई में पावर, यानी कि P मल्टीप्लाई T। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने पास डिवाइस भी दिए गए हैं 4 डिवाइस, तो 4 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइस की आपको निकालनी है क्या, एनर्जी। तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई पावर है अपने पास 500, टाइम है अपने पास 10 घंटे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 वॉट आवर। लेकिन ये वॉट आवर में हमें किलो वाट आवर में बताना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 किलो वाट आवर 20, यानी कि जो आपकी एनर्जी आएगी ये आ जाएगी अपने पास 4 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 500 इज इक्वल टू 20,000 वॉट आवर। और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 किलो वाट आवर। तो 20 किलो वाट जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको बताना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी जो है ये कभी भी बनती नहीं है और न खत्म होती है, ये केवल क्या होती है, ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से लेकर दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 kg है, हाइट दे रखी है, रेज टू हाइट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। नेक्स्ट है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन। और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा mgh। m है यहाँ पे 40, g की वैल्यू दे रखी है 10 और हाइट दे रखी है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जूल, यानी कि 2000 जूल। लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी को जो है PE लिख देते हैं, PE, ठीक है, यहाँ पे मैंने अकेला P लिख लिया है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, यदि वो हाफ वे डाउन यानी कि आधे रास्ते हो तो काइनेटिक जो एनर्जी है इसकी आधी हो जाएगी, तो 2000 डिवाइड में 2, तो काइनेटिक जो एनर्जी है कितनी आ जाएगी 1000 जूल, ठीक है, 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज। आपको डेंसिटी की जो SI यूनिट बतानी है, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर क्यूब, और इसको अगर आप लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर की पावर -3। कौन सा भी लिख सकते हैं, सभी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा राइट।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की आपको करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगी 281। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर, समर के अंदर यानी कि गर्मियों के अंदर जो भी बर्तन होते हैं मिट्टी के बने होते हैं उनको जो है उनका जो पानी है वो ठंडा क्यों रहता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वॉल्स ऑफ अर्थन पोट हैव ए हाई नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स रेगुलरली सिप्स थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड, यानी कि जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, सुराख होते हैं, जिनसे जो पानी है धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है। नेक्स्ट है दिस वाटर इवेपोरेट्स इंडेफिनेटली एब्जॉर्बिंग द लेटेंट हीट नीडेड फॉर वेपोरेशन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर, यानी कि ये जो पानी है धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा और जो बर्तन के अंदर जो पानी है उससे जो है लेटेंट हीट जो उसकी सोख लेगा बचे हुए पानी से। एज द रिजल्ट द रिमेनिंग वाटर लॉस हीट, और जो बचा हुआ पानी है वो अपनी हीट को खत्म कर देगा और क्या हो जाएगा, कोल्ड यानी कि ठंडा। नेक्स्ट है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एटम के अंदर जो है 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल उनके नाम लिखना है। तो एक होता है प्रोटॉन, ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन और नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो आपका एटम है इसकी ये सब पार्टिकल होते हैं, पहला है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नेक्स्ट, ठीक है, तीनों है ये। नेक्स्ट है डिफाइन मास नंबर, मास नंबर को आपको डिफाइन करना है। राइट द मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का आपको मास नंबर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, यानी कि जो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम में, उसी को मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। या शॉर्टकट में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, यानी कि मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, यानी कि ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, जोड़ होता है। नेक्स्ट है राइट द मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का मास नंबर लिखना है। तो कार्बन का मास नंबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी के साथ जो है आप मुझे सोडियम का मास नंबर बताएंगे, सोडियम का मास नंबर क्या होता है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और कितनी नॉलेज है। फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है होंगे, तो ज़रूर बताएं सोडियम यानी कि Na का जो है मास नंबर क्या होता है। नेक्स्ट है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में आपको 4 डिफरेंस लिखने हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिक्सचर के बारे में, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, तो पहला देखिए मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर जो इम्प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस मिक्सड फिजिकली, ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है जिनको फिजिकली जो है मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन वेरिंग रेशियो, जो इसके जो है मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो डिफरेंट रेशियो में जो है प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर डोंट हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टी, मिक्सचर की कोई फिक्स प्रॉपर्टी नहीं होती। देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ देयर कंपोनेंट्स एंड द रेशियो इन विच दे आर कंबाइंड, इनकी जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो कंपोनेंट का जो नेचर है और किस रेशियो में जो वो हैं कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट है इन मिक्सचर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मिक्सचर में नया सब्सटेंस नहीं बनता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिक्सचर आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, और जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की वो सेम होती हैं जो उनकी कंस्टिट्यूएंट्स की होती हैं, सेम वैसी ही। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड, और इनको जो है फिजिकल मेथड के द्वारा बिल्कुल जो अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स में क्या क्या खासियत होती है। तो कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, ये जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलके बनता है, लेकिन वो किसकी हेल्प से, केमिकली कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, और जो कंपाउंड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, पदार्थ होते हैं एक तरीके से, वो क्या होते हैं फिक्स रेशियो में जो कंबाइन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज
फॉर एग्जाम्पल ए पर्टिकुलर कंपाउंड विल हैव फिक्स टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट एंड बॉयल। और कंपाउंड का जो है एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई पदार्थ है, उसकी फिक्स आपको मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, फिक्स उसका बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट है ए कंपाउंड कैन हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एज ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन द कंस्टिट्यूएंट्स आर केमिकली कंबाइंड। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंस्टिट्यूएंट से डिफरेंट हो जाती है जब नया सब्सटेंस बनता है तो। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड। और इसके जो कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको जो है केवल केमिकल मेथड से जो है अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल। आपको 12 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस है उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1/32 मल्टीप्लाई में 12 कितना आ जाएगा 0.375 मोल्स। यानी कि 12 ग्राम के अंदर जो है 0.375 मोल होते हैं। क्यों? 32 ग्राम के अंदर जो है, याद रखना आपको, 32 ग्राम का मतलब 1 मोल। हमें 12 ग्राम का निकालना है तो 1 ग्राम बराबर 1/32 और 12 ग्राम का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 32, तो 0.375 मोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है मोल 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 44 ग्राम जो है बराबर होता है किसके, 1 मोल के। ठीक है, 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/44 के, लेकिन 22 ग्राम है तो 22 ग्राम की बराबर होगा 1/44 मल्टीप्लाई में 22। डिवाइड करेंगे 22, 42 को 2 पे काटेगा तो 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोल। ठीक है, यानी कि जो 22 ग्राम होगा ये बराबर हो जाएगा 0.5 मोल के। नेक्स्ट है राइट द फार्मूले ऑफ द फॉलोइंग। आपको सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है। तो सोडियम ऑक्साइड का बनेगा फार्मूला Na2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Na2O3, O3 नहीं, ओनली O, Na2O सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O इसका जो राइट आंसर होगा। इसी में नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होगा, तो ये होगा AlCl3। तो मैंने दोनों का लिख दिया है, ऊपर वाले का है आपका Na2O, नीचे वाले का है AlCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। आपको इन सब्सटेंस का जो मोलर मास निकालना है, क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए HCl का निकालना में, HCl तो H देखिए 1 × 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 35.5। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस में 35.5 तो ये बन जाएगा 36.5 ग्राम। ठीक है, तो याद रखना HCl का जो है मोलर मास कितना होता है, ये होता है 36.5 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड का बताना है HNO3। तो H के लिए अगर मास निकालें तो मोलर मास 1 × 1 प्लस N के लिए निकालें तो एक ही है तो 1 मल्टीप्लाई में 44 प्लस ऑक्सीजन के निकालें तो 3 मल्टीप्लाई में 16। सोल्व कर लेते हैं। 1 × 1 1 प्लस में 14 मल्टीप्लाई 1 14, 16 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, सभी को जोड़ेंगे तो 63 ग्राम। यानी कि नाइट्रिक जो एसिड है HNO3 इसका जो है मोलर मास होगा 63 ग्राम। नेक्स्ट है वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आई। हम जो है नेक्ड आई यानी कि नंगी आंखों से जो है परमाणु को क्यों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं देख सकते हैं, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि जो परमाणु है इसका जो साइज क्या है, बहुत छोटा है, यानी कि वेरी स्मॉल साइज, यानी कि परमाणु का जो साइज होता है वो बिल्कुल क्या होता है, छोटा। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज। तो सेल मेम्ब्रेन जो है क्या है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है हाउ मैनी हार्ट चैम्बर्स क्रोकोडाइल्स हैव। क्रोकोडाइल के अंदर कितने हार्ट चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, 4। तो इसमें जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिजीज आर एयर बोन। तो हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो देखिए निमोनिया भी है, कॉमन कोल्ड भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो इसमें सारी जो है हवा से फैलती हैं, तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर देखिए पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, सॉरी अकेली यही है, ठीक है, और बाकी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये इनमें से कौन सी भी नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज भी कैंसिल हो गए, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन जिम्मेवार है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन अवर एटमोस्फेयर, अपने एटमोस्फेयर में कितने परसेंट जो है नाइट्रोजन गैस है, 78%, 78%, वैसे 78.08 भी होती है, ठीक है, 78.08%, लेकिन आप अगर आप इतना ही लिख देंगे 78% तो भी बहुत है, 78%। आपको बताना है अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है अपने इन्वायरमेंट में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमोस्फेयर, आपको बताना है जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट में मिलती है, तो देखिए O2 भी होती है और O3 भी होती है, दोनों फॉर्म होती है, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि O2 में भी मिलती है और O3 में भी मिलती है। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये बताना आपको, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है, सारे हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ऑल ऑफ दीज, सभी क्या है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो ऑल ऑफ दीज जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन्स गेटिंग सिंथेसाइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ENDOPLASMIC, यानी कि एंडोप्लाज्मिक, नेक्स्ट है इसके आगे रेक्टिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, वेयर इज द लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन्स गेट सिंथेसाइज्ड, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है इट इज टू टाइप, ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम जिसको बोलते हैं हम SER, ठीक है, एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये होती है SER, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको बोलते हैं हम RER शॉर्टकट में, ठीक है, तो ये इसकी जो दो टाइप होते हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्शन डिजीज क्या होती हैं, ठीक है, और इसके कोई एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फेक्शन डिजीज क्या होती हैं। इन्फेक्शन डिजीज आर दोज डिजीज दैट कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन डिजीज वो होती है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्टली, यानी अगर वो पास बैठा हो या फिर हवा के जरिए जो है दूसरे में फैल जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन डिजीज। ये किसके कारण होता है, दे कैन बी कोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस फंगी, ये जो बैक्टीरिया और वायरस या फंगी के द्वारा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, ठीक है, आप जो है एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो आप लिख सकते हैं कॉमन कोल्ड, यानी कि जो जुकाम वगैरह होता है वो जो है इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है हाउ एनिमल्स हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए जो पशुपालन प्रणालियाँ क्या कैसे लाभदायक है, तो पहला देखिए इसमें देखिए आंसर है एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल, बेटर ग्रोथ, बेटर प्रोडक्शन, बेटर रिप्रोडक्शन एंड हायर प्रॉफिट। तो इसमें देखिए कौन कौन से फायदे हैं, तो एक तो बेटर ग्रोथ है, बेटर प्रोडक्शन है, बेटर रिप्रोडक्शन है और हाई जो है प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है यील्ड्स इन द गुड क्वालिटी कैटल, यील्ड्स जो है अच्छी क्वालिटी में होता है। बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की जो क्वालिटी वो भी अच्छी होती है। यूज इन एग्रीकल्चर फॉर कैरेटिंग, इरीगेशन एंड टिलिंग, ये जो है इसके बेनिफिट हैं, लाभ हैं। नेक्स्ट है हाउ पोरीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम कोलेंटरेट एनिमल्स, दोनों में क्या डिफरेंस ये आपको बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहला है पोरीफेरन एनिमल्स, तो इसको देखिए पोरीफेरन्स आर सिंथेटिक्स एंड नॉन मोटिल ऑर्गेनिज्म यूजुअली फाउंड अटैच्ड टू द रॉक्स। नेक्स्ट है पोरीफेरन एनिमल्स हैव पोर्स और होल थ्रू आउट द बॉडीज,
ठीक है, ये इसमें दो हैं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कोलेंट्रेट एनिमल्स। कोलेंट्रेट्स एलिमेंट क्या होते हैं? तो कोलेंट्रेट्स आर रेडिली सिमेट्रिकली एंड मोटिल ऑर्गेनिज्म दैट आइदर लिव इन कॉलोनीज और एज सोलिटरी ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है कोलेंट्रेट एनिमल्स हैव ए कोलेंट्रॉन, ए बॉडी कैविटी विद वन ओपनिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर डिविजन्स इन प्लेटेज, ठीक है, यानी कि जो पादप जगत है उसमें जो प्रमुख वर्ग कौन सा है, वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ कौन कौन सा जो है। सबसे पहला है थैलोपिटा, THALLOPHYTA, ठीक है, थैलोफेटा। नेक्स्ट BRYOPHYTA, ठीक है, ब्रायोफेटा। नेक्स्ट है PTERIDOPHYTA, ठीक है, पेट्रियोडियोफिटा। नेक्स्ट है ऊपर लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट है GYMNOSPERMS, ठीक है, गैमिनोस्पेरम्स। और लास्ट है ANGIOSPERMS, ठीक है, एंजियोस्पेरम्स। तो ये जो है इसके क्या है यहाँ पे मेजर डिवीजन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा के बीच जो आपको डिफरेंस बताने सभी के बीच में, बेसिस ऑन देयर सेल वॉल, उन सेल वॉल के बेसिस पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरेन्काइमा, ठीक है। तो पेरेन्काइमा क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल्स इज प्रेजेंट, इसमें प्राइमरी सेल प्रेजेंट होती हैं। थिन सेल वॉल प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। तो प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल हैज लोकलाइज्ड थिकनिंग एट द कॉर्नर्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। नेक्स्ट है लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? तो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक्सट्रीमली थिक सेल वॉल इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, इसमें जो है थिक जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसकी जो है प्रेजेंट होती है किसके कारण होती है? लिग्निन के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। जो एपिडर्मिस है उसका क्या रोल होता है प्लांट्स के अंदर? तो क्या रोल होता है ये बताना है। तो सबसे पहला है द प्लांट एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट। ये जो है पूरे जो प्लांट है उसकी जो बाहर का जो सरफेस है उसको कवर करके रखता है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस। ये जो है इन्फेक्शन से पौधे को बचाता है और जो वाटर लॉस है जो पानी की कमी होती है उससे भी बचाता है। नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स द गैस एक्सचेंज प्लांट सेल। ये रेगुलेट करता है जो गैस एक्सचेंज होती है, यानी कि गैस का आना और जाना, बाहर निकलना और अंदर जाना, इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस रेगुलेट्स द स्क्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंस। और ये जो है रेगुलेट करता है जो स्क्रीशन होता है निकलना, मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। इन सभी में आपको अंतर बताना कि क्या क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का दूसरा नाम होता है स्केलेटन मसल, याद रखना आपको, इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटन मसल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो सेल्स आर सिलेंड्रिकल, इसमें सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं। सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, इसमें सेल जो ब्रांच में नहीं होती। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन बॉडी स्ट्रक्चर लाइक हैंड, लेग, टंग। और इसमें जो मसल होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ज़्यादातर ये होती है हाथ में, पैर में और टंग यानी कि जीभ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई अनस्ट्रेटेड मसल्स, इसका नाम होता है स्मूथ मसल। तो याद रखना इसको, अनस्ट्रेटेड का जो आप स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं। तो इसमें पहला है सेल आर इनलोंगेटेड, सेल जो है इनलोंगेटेड होती हैं। नेक्स्ट है सेल्स आर नॉट ब्रांच्ड, सेल ब्रांच में नहीं होती है।
दे आर प्रेजेंट ऑन लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वसल। और इसमें जो है ये कहाँ पे मिलती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है, तो ये जो है सेल्स आर सिलेंड्रिकल, सेल्स सिलेंड्रिकल होती हैं। सेल्स आर ब्रांच्ड, सेल जो ब्रांच में मिलती है, ग्रुप में मिलती हैं। दीज सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये जो है अपने जो मसल्स हैं ये हार्ट की जो वाल होती हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला है स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। स्टोमेटा जो है हेल्प करता है गैसेज जो है उनकी एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ये जो है वाटर को जो है इवेपोरेशन में हेल्प करता है जब वो ट्रांसमिशन प्रोसेस कर रहा हो। दूसरा है स्टोमेटा क्लोजेज एंड ओपन इट्स पोर टू कीप द मॉइस्चर कंटेंट बैलेंस्ड डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन। स्टोमेटा जो है जो छेद होते हैं उनको खोलता और बंद करता है, किसके अकॉर्डिंग, जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग, ताकि जो मॉइस्चर है वो बैलेंस कंडीशन में उसके अंदर रहे, यानी कि कितने ज़रूरत है मॉइस्चर की उसी को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है इट क्रिएट्स अपवर्ड पुल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, ये जो है पानी को जो अपवर्ड भेजता है, यानी कि जड़ से लेकर ऊपर तक लेके जाता है, ठीक है, यानी कि पानी को जो है एब्जॉर्ब करता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है वीडियो में जो है क्वेश्चन पूछे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और जब कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर डालें कि आप कौन सा क्वेश्चन जो नंबर है वहाँ पे आप जो है इनका आंसर दे रहे हैं, या अलग से कोई क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन नंबर जरूर टाइप करें, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो, और बिल्कुल इजीली आप उनका आंसर बता पाएंगे। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं आपको जो है उनके आंसर जो है देने जो है आपको उनके आंसर जो आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। यदि आपको जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।